गेट एग्जामिनेशन क्या होता है, ये डाउट हमेशा मेरे पास स्टूडेंट का आता है। तो रिसेंटली गेट 2027 एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और बहुत सारे डाउट्स हैं आप सभी लोगों के इससे रिलेटेड आ रहे थे। क्या सिलेबस है, किस क्या होता है इस एग्जामिनेशन से, क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, पीएचडी एडमिशन कैसे मिल सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, फीस क्या होगी, सारी चीजों के बारे में आज के सेशन में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं गेट के फुल फॉर्म की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। और ये जो एग्जामिनेशन है हमारे इंडिया में जो टॉप मोस्ट आईआईटीज हैं और आईआईएससी बैंगलोर है उनके द्वारा कंबाइंडली कंडक्ट करवाया जाता है। हर साल अलग अलग आईआईटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाने की। इस बार का जो गेट एग्जामिनेशन है वो आईआईटी मद्रास आपका कंडक्ट करवाने वाला है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा कि मैम ये तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए एग्जामिनेशन है, फिर सोशियोलॉजी के लिए कैसे रेलिवेंट है। तो यही सारी चीजें मैं आज के सेशन में आपको बताने वाली हूँ। सो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर रेगुलरली क्लासेस एंड कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ फॉर यूजीसी नेट सेट गेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। मैंने भी गेट एग्जामिनेशन ऑलरेडी क्वालिफाई किया है 2024 में विद ऑल इंडिया रैंक 34। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने वाली हूँ। इसके अलावा कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं तो उनको भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले गेट एग्जामिनेशन की बात करें, फुल फॉर्म जैसे मैंने बताया ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। और ये जो एग्जामिनेशन है आईआईएससी बैंगलोर और जो आईआईटीज हैं उनके द्वारा कंबाइंडली कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो बेसिकली एग्जामिनेशन है ना ये हायर एजुकेशन लेवल स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। अगर आप आईआईटी से मास्टर्स करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो, तो उसके लिए गेट एग्जामिनेशन एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। जिस तरीके से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के थ्रू आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, बिल्कुल उसी तरीके से गेट एग्जामिनेशन के थ्रू भी आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, वैसे आप गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आईआईटी से मास्टर्स भी कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन होता है। बट यहाँ पर मैं पीएचडी लेवल की थोड़ी ज्यादा बात कर रही हूँ। तो पीएचडी लेवल की अगर मैं बात करूँ, जैसे काफी सारे इंस्टीट्यूशंस के आप देखते हो कि जब पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स आते हैं, नोटिफिकेशन आउट होते हैं, तो वहां पे यूजीसी नेट सेट स्लैश गेट इस तरह से मेंशन होता है। तो या तो आपका यूजीसी नेट क्वालिफाइड है या गेट क्वालिफाइड है, तो आप इसके थ्रू, अगर जैसे कोई ऐसे स्टूडेंट है जिसका यूजीसी नेट क्वालिफाइड नहीं है, तो फिर आप गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके भी पीएचडी एडमिशन की तरफ जा सकते हो। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये मेन बेनिफिट होता है गेट एग्जामिनेशन का। इसके अलावा क्योंकि ये एग्जामिनेशन मेनली तो इंजीनियरिंग लेवल के लिए है, तो इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको पीएसयूज में भी जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए पीएसयूज में जॉब का ऑप्शन होता है, बट कंपैरेटिवली कम होता है। तो मेनली ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है खुल जाती है, जैसे कि आप आईआईटीज वगैरह से मास्टर्स वगैरह कर सकते हो, और डॉक्टोरल प्रोग्राम जैसे कि पीएचडीज वगैरह है, जो भी आपके आईआईटीज हैं या कोई भी आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सपोर्टेड इंस्टीट्यूशन है, वो आप कर सकते हो। अब ये जो एग्जामिनेशन है आपका सीबीटी मोड में ही होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही एग्जामिनेशन होता है। और जो सेंटर्स बनाए जाएंगे वहीं पे आपको जाके एग्जामिनेशन देना होता है, जैसे यूजीसी नेट में होता है। तो ये एक मेन इंट्रोडक्शन है। इसके अलावा अब क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, तो ये तो मैंने आपको बताया कि मास्टर्स प्रोग्राम और पीएचडी में एडमिशन के लिए होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको फेलोशिप भी मिलती है या बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। जैसे पीजी करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, फॉर एग्जांपल एमटेक करना चाहो, या आज के टाइम पे आप देखिए काफी सारे आईआईटीज में मास्टर्स ऑफ आर्ट्स का भी आपके लिए ऑप्शन होता है। तो आप ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में भी इवन आईआईटी से मास्टर्स कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपके लिए गेट एग्जामिनेशन अच्छे अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फेलोशिप भी मिलता है। तो ये आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन पे डिपेंड करेगा। इसके अलावा जैसे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको पीएचडी के लिए भी मिलेगा, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स को भी पीएचडी के लिए मिलता है। ठीक है, कुछ सोर्सेज में 12,500 समथिंग कुछ है, और यहाँ पे जैसे इंजीनियरिंग के लिए थोड़ा ज्यादा भी है, जेआरएफ इक्विवेलेंट भी है। तो ये चीज आपका इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग भी रहता है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके भी फेलोशिप आपको मिलता है। ये चीज आप सभी लोगों को याद रखनी है। ऑब्वियसली जेआरएफ जितना इक्विवेलेंट अकाउंट नहीं मिलेगा ह्यूमैनिटीज वालों को, बट फेलोशिप का ऑप्शन आपके पास यहाँ पर होता है।
इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है, तो देखो मेनली इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का भी सेक्शन है जो कि एक्स एच कैटेगरी में आता है गेट एग्जामिनेशन में। तो याद रखना जो ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट है वो एक्स एच कैटेगरी को यहाँ पर रेफर करेंगे। एंड पर्टिकुलरली जैसे एक्स एच कैटेगरी में अगर मैं बात करूँ, मतलब ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज का जो सेक्शन है, यहाँ पर आप देखो 6 सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी यहाँ पर है, साइकोलॉजी है एंड सोशोलॉजी है। तो जो सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट्स है ना, उनको यहाँ पर याद रखना XH6 कोड यूज करना है। लास्ट ईयर तक जो कोड था वो था XHC6, बट इस टाइम जो है आपका गेट 2027 में ये कोड चेंज कर दिया। तो जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, याद रखना आपको XH6 कैटेगरी के लिए फॉर्म यहाँ पे फिल करना होगा। ये बेसिकली आपका सब्जेक्ट कोड है, तो ये सिंपल चीज है। अब मेन चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है, थर्ड और हायर ईयर ऑफ एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जैसे कोई भी यूजी प्रोग्राम आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, इसके अगर आप थर्ड ईयर में हो, मतलब फाइनल ईयर में हो एक तरह से, ठीक है, तीसरा, या आपके लिए जैसे मोस्टली जो अंडर ग्रेड प्रोग्राम है 3 इयर्स के ही होते हैं, तो अगर आप अपने थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में, और जैसे 4 इयर्स के भी कुछ आपके अंडर ग्रेड प्रोग्राम होते हैं बीटेक वगैरह, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप थर्ड ईयर से बेसिकली एलिजिबल हो जाते हो। तो जैसे अगर आपने बीए किया है सोशोलॉजी में, तो आप थर्ड ईयर से ही एलिजिबल हो जाओगे। तो जो मास्टर्स अपियरिंग स्टूडेंट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर अंडर ग्रेड वाले एलिजिबल हैं तो मास्टर्स वाले तो है ही। तो अगर आप मास्टर्स अपियरिंग में हो तो भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वगैरह भी ऐसे लिमिटेड नहीं होते, कोई एज क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है, किसी भी एज में आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 60 की एज में भी ये एग्जामिनेशन दिया है, जैसे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, बट आप अपने अपियरिंग में भी एग्जामिनेशन दे सकते हो, जैसे अंडर ग्रेड थर्ड ईयर में हो या मास्टर्स अपियरिंग में हो तो भी आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। बस आपका जो इंस्टीट्यूशन है यूजीसी या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो ये तो बेसिक चीज है ही। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूं, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है आपके लिए वो 14 से स्टार्ट हो जाएंगे, और विदाउट लेट फीस अगर आपको सबमिट करना है तो 21 सितंबर लास्ट डेट रहेगी, ये आपका टाइमलाइन है। अगर लेट फीस के साथ करते हो तो फिर 30 सितंबर यहाँ पर होगा, ठीक है। एप्लीकेशन रेक्टिफिकेशन वगैरह करेक्शन बेसिकली जो आपको करने हैं 14 अक्टूबर, और क्लोजिंग डेट जो है 21 अक्टूबर, इस तरीके से यहाँ पे दी गई है। अब ऑब्वियसली जो डेट्स हैं वो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की डेट वगैरह यूजुअली एक्सटेंड हो सकती है कभी कभी। बट यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि जो एग्जामिनेशन डेट है या रिजल्ट अनाउंसमेंट डेट है वो चेंज नहीं होती। सबसे अच्छी बात जो मुझे गेट एग्जामिनेशन में लगती है कि देखो जब फॉर्म्स आए हैं तभी मेंशन है कि इस एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा, और ऐसा बिल्कुल हुआ है। जैसे मैंने जब 2024 में गेट एग्जामिनेशन दिया था तो आई थिंक फेब्रवरी सेकेंड वीक में मेरा फर्स्ट वीक में मेरा एग्जामिनेशन था, और उस टाइम भी 19 मार्च डेट मेंशन थी, और 19 मार्च को ही बिल्कुल रिजल्ट आ गया था। तो ये सबसे अच्छी बात होती है गेट एग्जामिनेशन में, लाइक, और यूजीसी नेट में तो अभी आप हाल देख ही रहे हो, तो ये एक अच्छी चीज है। एग्जामिनेशन डेट क्या रहेंगी, तो ये जो एग्जामिनेशन है वीकेंड्स, मतलब सैटरडे संडे को ही होता है, तो 6 और 7 फरवरी, 13 और 14 2021 गेट एग्जामिनेशन हर साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है, और हमेशा फरवरी में ही कंडक्ट करवाया जाता है। फरवरी के जो फर्स्ट और सेकंड वीकेंड होते हैं मोस्टली उसमें, तो इस बार भी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड वीकेंड पे आपका ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, एंड हर साल मोस्टली इसी टाइम आपका कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो ये आपके डेट्स हैं। अब एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो टोटल सिर्फ और सिर्फ 65 है। मतलब यहाँ पर आपको 180 मिनट्स में 3 घंटे में आपको सिर्फ 65 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं, और ये जो पूरा टोटल पेपर होगा ये 100 मार्क्स का होता है यहाँ पर। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो गेट एग्जामिनेशन है इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है आपके लिए, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो एग्जामिनेशन मोड मैंने बताया सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो गेट एग्जामिनेशन है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। मतलब यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, या और कोई भी जो रीजनल लैंग्वेज वगैरह होगी किसी में कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही ये एग्जामिनेशन होता है। टोटल 3 घंटे का होता है, 30 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको तो मेनली सोशोलॉजी पे बात करनी है।
और जनरल एप्टीट्यूड जो पोर्शन है वो सभी के लिए कंपलसरी रहता है। क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, तो यहाँ पे एमसीक्यू, एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट की रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एबिलिटी चेक करते हैं। अब ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये भी अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ एग्जाम्पल से। इसके अलावा यहाँ पर देखो जो मेन चीज है, जैसे अगर मैं ह्यूमैनिटी सेक्शन की बात करूँ तो 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होगा। इस तरीके से जो मार्किंग स्कीम है वो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है और 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए, और 2/3 नेगेटिव मार्किंग है 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। जो एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना ही कोई पार्शियल मार्किंग होती है, ठीक है। तो अगर मैं ह्यूमैनिटी सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर देखो मार्क्स कैसे डिवाइडेड रहते हैं। जो जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन है 15 मार्क्स का होगा, यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन 1 मार्क के और 5 क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के, तो ऐसे टोटल 15 मार्क्स का होता है, ठीक है। जो आपका फिर ह्यूमैनिटीज के लिए जो सेक्शन बी है वो है रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पर आपके 16 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो कि टोटल 25 मार्क्स के होंगे। इसमें आपके 7 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 9 क्वेश्चन इसमें 2 मार्क्स वाले होंगे। तो ऐसे आपका चलेगा। फिर आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा तीसरा सेक्शन, जैसे आपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया है तो सोशियोलॉजी के आपके लिए यहाँ पे टोटल सिर्फ और सिर्फ 39 क्वेश्चन होंगे, बट वो 39 क्वेश्चन 60 मार्क्स यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप सभी लोगों को याद रखना है। तो इस तरीके से आपके टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है डिसाइड होते हैं। अब यहाँ पे देखो कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जनरल एप्टीट्यूड में कुछ मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे या रीजनिंग में कुछ मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। टोटल आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो स्टूडेंट सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पर बस आपको जो कट ऑफ डिक्लेयर किया जाएगा वो आपको क्लियर करना होता है, तो आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई माना जाता है, सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो गया तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं, बट वो एक आपके लिए एलिजिबिलिटी की तरह काम करेगा। जैसे यूजीसी नेट जब आप क्वालिफाई करते हो तो एलिजिबल हो जाते हो ना पीएचडी एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये उस तरीके से होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की भी बात करते हैं, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं कि गेट क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए एलिजिबल होते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट या सेट एग्जामिनेशन ही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। बाकी इसके बारे में और अभी लास्ट में भी बात करेंगे। पहले हम पेपर पैटर्न की बात कर रहे थे, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने बताया, एमसीक्यू, एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे होते हैं, जहां पर आप जानते हो एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है और उसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है कि कौन सा इंस्टीट्यूट गेट 27 एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, तो यहाँ पर आप जानते हो आईआईटी मद्रास कंडक्ट करवा रहा है, तो एक ही ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्टली सिलेक्ट करना है। अब ये जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, और 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो उसमें 2/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपको याद रखना है। यानी कि 0.33 और 0.66 का आपका नेगेटिव मार्किंग होगा क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग। अब दूसरा जो मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या होता है कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन सही है, तो आपको जितने भी ऑप्शन सही है वो यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। जैसे यूजीसी नेट में आप जानते हो ना, मैं आपको एमएसओ क्वेश्चन प्रिपेयर कराती हूँ, तो एमएसओ क्वेश्चन में क्या होता है, कोई आपको एक क्वेश्चन दिया है, उससे रिलेटेड सपोज 4 स्टेटमेंट दिए हैं, 5 स्टेटमेंट दिए हैं, और फिर आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, तो उसके लिए आपके लिए कोड्स दिए होते हैं, ए बी सी है, बी सी डी है, सी डी ई है, ठीक है, बी और डी है, इस तरीके से। अब यहाँ पर एमएसक्यू में क्या होता है कि ये जो कोड है वो आपको नहीं दिए होंगे। जैसे आपके पास 4 स्टेटमेंट, 4 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको खुद से सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है प्राइम फैक्टर 96 का क्या होगा, तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन बी है दोनों ही करेक्ट है, तो जब आप आंसर सिलेक्ट करोगे आपको दोनों ही आंसर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तभी आपको इस क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर बस डिफरेंस ये है कि आपको कोड्स नहीं पता होंगे कि कौन सा सही है, आपको खुद से यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कौन से 2 या 3 ऑप्शन जो है सही है, या सिर्फ एक ही सही है या चारों सही है, वो आपको खुद से यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। तो ये होता है एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्या है कि कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है। जैसे सपोज इस क्वेश्चन में दो आंसर सही है, अगर आपने सिर्फ एक ही आंसर सिलेक्ट किया है तो ऐसा नहीं होगा कि आपको वो एक ऑप्शन सिलेक्ट करने का मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब आपने दोनों ऑप्शन सिलेक्ट किए होंगे तभी आपको इस क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा। बट यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। जैसे अगर आपने ये एमएसक्यू वाला क्वेश्चन गलत कर दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही कोई पार्शियल मार्किंग है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग याद रखना सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू, जो 1 और 2 मार्क्स वाले एमसीक्यू होंगे उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसके अलावा न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो क्वेश्चन है ये आपके सोशियोलॉजी में तो ऑब्वियसली नहीं आएंगे। जनरल एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन है ना, उसमें एक आध न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है तो इसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना वो आपको खुद से फिल करनी होगी। सपोज 2.45 ये आंसर आ रहा है तो आपको 2.45 ये आंसर यहाँ पे फिल करना होगा। ये होते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप। सबसे अच्छी बात, गेट एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर आपके लिए एक स्क्रीन पर ही अवेलेबल होता है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग के लिए है तो काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन भी होते हैं। और जनरल एप्टीट्यूड वाला सभी के लिए कॉमन है, जिसमें भी आपके मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहां पर स्क्रीन पर ही एक साइंटिफिक कैलकुलेटर टाइप अवेलेबल होता है, तो आप बहुत आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है जो गेट एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है। सो आई होप आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ में आ गया है। एमसीक्यू क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है, एमएसक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप में भी कोई नेगेटिव या पार्शियल मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चीज बात करें तो मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता ही दिया। ह्यूमैनिटीज का 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड होगा, 25 मार्क्स का रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन, 60 मार्क्स का आपका जो सब्जेक्ट है जैसे सोशियोलॉजी, तो ऐसे टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और ये लगातार 3 घंटे का वही आपका पेपर होगा, तो जिसमें आपको ये जो 65 क्वेश्चन हैं सॉल्व करने हैं। ठीक है, इस तरीके से चलेगा। अब सिलेबस क्या है, तो सबसे पहले देखो जनरल एप्टीट्यूड जो आपका 15 मार्क्स का पोर्शन होगा, यहाँ पर आपको बेसिक ग्रामर रिलेटेड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रिलेटेड जो क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन से, 5 यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन और 5 यहाँ पर होंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें से कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, बहुत ज्यादा जो कॉमन रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियरिंग लेवल वाला है, तो वो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है और कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। तो ये आपका सिलेबस है जनरल एप्टीट्यूड का। फिर ह्यूमैनिटीज वालों के लिए रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन का होता है, तो यहाँ पर आपको एक रीजनिंग जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइप है वो होगा, एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर भी एक सेशन लेकर आऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। कौन कौन इंटरेस्टेड है गेट एग्जामिनेशन देने में, पहले तो वो बताना कमेंट में। और अगर आप चाहते हो कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको दिखाऊं, मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस आपको दिखाऊं तो और क्लैरिटी मिल जाए, तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पे सोशियोलॉजी का सिलेबस क्या है वो भी बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे अच्छी बात जो है, क्यों मैं आपको गेट एग्जामिनेशन देने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट और गेट सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है। मतलब 95%, मोर देन 95% जो सिलेबस है सेम है। हार्डली 2-3% आप बोल सकते हो थोड़ा बहुत डिफरेंट है, बट वो चीजें भी हम इनडायरेक्टली सोशियोलॉजी यूजीसी नेट सिलेबस में कवर करते ही हैं। तो यहाँ पर देखो टोटल 8 यूनिट्स हैं सोशियोलॉजी में। जैसे फर्स्ट यूनिट है आपकी सोशियोलॉजिकल थियरी, वही जो आपका यूजीसी नेट वाला सोशियोलॉजिकल थियरी यूनिट 1 है वही है। अब यहाँ पे देखो अच्छी बात यह है कि आपको थिंकर्स के कंसेप्ट भी मेंशन है, कौन से कंसेप्ट या थियरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे डरखाइम का देखो सॉलिडारिटी, सोशल फैक्ट, रिलीजन, फंक्शनलिज्म, सुसाइड, एनोमी, डिवीजन ऑफ लेबर, लॉ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैक्स वेबर के टॉपिक मेंशन है, कार्ल मार्क्स के, ऐसे ही सभी थिंकर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वही यूजीसी नेट का सिलेबस 1 है। इसमें सिर्फ देखो ये जो कॉन्फ्लिक्ट थियरी के थिंकर है ना, ये आपको अलग से मेंशन है। अब यूजीसी नेट में अलग से मेंशन नहीं है, बट ऑब्वियसली हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं तो कवर तो करते ही हैं, तो आपकी ये चीज कवर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए फ्रैंकफर्ट स्कूल अलग से मेंशन है, जो मैं आपको यूजीसी नेट के सिलेबस में पढ़ाती ही हूँ। तो ये आपका बिल्कुल यूनिट 1 यूजीसी नेट है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज कॉपी पेस्ट है ये आपका यूजीसी नेट का सिलेबस का। तो यूनिट 2 रिसर्च, यूनिट 3 सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, सेम आपका यूजीसी नेट वाला, कुछ भी चेंज यहाँ पे नहीं है, एज इट इज देखो वही सारे सेम टॉपिक मेंशन है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यूनिट 4 यहाँ पे एग्रेरियन सोशियोलॉजी एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बेसिकली जो रूरल सोशियोलॉजी वाला पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं यूनिट 4
यूजीसी नेट सिलेबस में। तो ये आपका वही है पूरा, इसमें भी कुछ ऐसा सच नया टॉपिक नहीं है, सारे वही टॉपिक हैं जो आप लोग यूनिट 4 में पढ़ते हो। कुछ टॉपिक जो हम यूनिट 5 में पढ़ते हैं वो भी मेंशन है, जैसे आप यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ पंचायती राज सिस्टम वगैरह है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जैसे पब्लिक पॉलिसी जो हम यूनिट 5 में पढ़ते हैं वो सारे टॉपिक। मोड ऑफ प्रोडक्शन डिबेट हम लोग यूनिट 6 में पढ़ते हैं यूजीसी नेट में, तो ये आपका यूनिट 4 यहाँ पे दिया है। यूनिट 5 फिर यहाँ पे देखिए फैमिली मैरिज एंड किनशिप, तो ये आपका यूजीसी नेट का पूरा यूनिट 8 है, वही सारे टॉपिक यहाँ पे मेंशन है, तो इसमें भी कुछ नया नहीं है। फिर यूनिट 6 देखो, इंडियन सोसाइटी एंड सोशोलॉजी इन इंडिया। अब यहाँ पे जो इंडियन सोशोलॉजी यूनिट है वो आपको अलग से मेंशन की गई है, बट उसमें कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो भी आप इंडियन थिंकर्स कंसेप्ट पढ़ते हो सिलेबस में यूजीसी नेट में, बस उनको यहाँ पे अलग से एक यूनिट बना दिया, ठीक है। तो आपको थिंकर्स मेंशन है, जैसे कि योगेंद्र सिंह, दीपांकर गुप्ता, ये सब मैंने आपको यूट्यूब पे भी इवन एक एक्स्ट्रा थिंकर्स मैराथन लिया, उसमें सब सारे कवर करवाए हैं, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सोशल मूवमेंट यूनिट भी एक अलग से मेंशन है। जैसे आप जानते हो कि हमारे यूजीसी नेट में यूनिट 5 में हम सोशल मूवमेंट पढ़ते हैं, अब यहाँ पे सोशल मूवमेंट अलग से एक यूनिट आपकी बना दी गई है, ठीक है। तो अलग से कुछ ऐसा टॉपिक नहीं है, वही चीज है, बस ये आपको यूनिट का नेम अलग से मेंशन कर दिया गया है, तो ये यूनिट 5 से आपके यूजीसी नेट से प्रिपेयर हो जाती है। लास्ट जो आपकी यूनिट आती है वो है सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो ये आपको ऐसा लग सकता है कि हमने नहीं पढ़ा है, ऐसी चीजें, बट नहीं, ये भी हम लोग कवर करते हैं। जैसे यूनिट 6 में आप देखो मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम लोग जो पढ़ते हैं वो आपके यहाँ पर मेंशन है। इसके अलावा जो आप यूनिट 7 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ते हो वो सारे यहाँ पर मेंशन है, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके अलावा जो यूनिट 5, क्योंकि हमारी स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट है, तो यूनिट 5 से रिलेटेड कुछ जो थियरीज है, मूवमेंट है, यहाँ पर आ जाते हैं। तो ऐसे आपका पूरा यूनिट 8 है। तो आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया है। बिल्कुल यूजीसी नेट वाला सिलेबस अगर आप फॉलो करते हो तो वही आपको करना है, कुछ भी ऐसा अलग से आपको नहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा। बस क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, नेगेटिव मार्किंग है, तो वो हमें थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा। तो अगर आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका फॉर्म भी आप जरूर फिल कर सकते हो, ठीक है। लास्टली फीस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, जनरल कैटेगरी की भी हो, SC ST, और जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1000 रुपीज यहाँ पे फीस है, अगर आप जो फॉर्म फिलिंग का टाइम है उसमें करते हो, और अगर लेट फीस के साथ करते हो तो फिर 1500 होगा। बट यहाँ पर देखो थोड़ी सी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके साथ पार्शियलिटी है। जो मेल्स हैं उनके लिए फीस अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल बहुत ज्यादा फीस है, 2000 रुपीज यहाँ पर फीस है मेल कैंडिडेट के लिए, और अगर एक्सटेंडेड पीरियड में करोगे तो वो 2500 हो जाएगी, ठीक है। तो मेल्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओबीसीज वालों को भी रिजर्वेशन नहीं है तो उनको भी इसी कैटेगरी में करना पड़ेगा। और जो फीमेल्स हैं चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, बाकी SC ST और PWD के लिए यहाँ पे फीस में रिलैक्सेशन है, ये चीज है। बाकी आपका एप्लीकेशन प्रोसेस तो पूरा ऑनलाइन होगा, अगस्त में जब फॉर्म्स आउट हो जाएंगे तो मैं आपके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस का भी पूरा वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये जो गेट 27 का पोस्टर है वो आप देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है, क्या डेट है, क्या सारी चीजें, क्या नया इस बार किया गया है। तो वो चीजें, जैसे इस बार आपका थोड़ा सा सिलेबस रिवाइज किया है कुछ सब्जेक्ट्स में, और सब्जेक्ट कोड चेंज किए हैं, तो सोशोलॉजी का कोड याद रखना XH6 है यहाँ पे जब आप फॉर्म अप्लाई करो, तो ये, तो आप इस तरीके से मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस सेम है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहो तो कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है। अब देखो मैं यहाँ पे ओवरऑल आपको बता देती हूँ, तो गेट एग्जामिनेशन का मेन बेनिफिट जो आप लोगों के लिए है वो ये है, PhD एडमिशन में आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर स्पेशली किसी का यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं है तो वो गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके भी PhD एडमिशन के लिए काफी सारे इंस्टीट्यूट में एलिजिबल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। दूसरी चीज यहाँ पे गेट क्वालिफाई करके भी आपको फेलोशिप मिलता है, यूजीसी जितना नहीं मिलेगा बट मिलता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा बट याद रखना कि गेट क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो यूजीसी नेट या सेट एग्जामिनेशन ही आपका मेन बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए तो नेट या सेट ही कंपलसरी होगा, गेट मेनली PhD के लिए आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई
आईआईटी से मास्टर्स वगैरह करना चाहता है तो उसके लिए भी होगा, बट पीएचडी के लिए ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी रहेंगी। और ऐसा भी नहीं है कि गेट क्वालिफाई करके बिल्कुल डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा, बट आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन प्रोसीजर के लिए। ये सारी चीज़ें तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि गेट एग्जामिनेशन है क्या, कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या सारी चीज़ें। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, सो दैट वो भी मैं अपकमिंग वीडियो में एड्रेस कर दूँ। और मुझे ये भी बताना कौन कौन इंटरेस्टेड है गेट 27 एग्जामिनेशन में, जो इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो लिखना कमेंट में यस वी आर टारगेटिंग, ठीक है, या लिख देना यस आई एम टारगेटिंग गेट 2027। तो मुझे भी पता चल जाएगा कितने बच्चे हैं इंटरेस्टेड हैं, और फिर मैं उससे रिलेटेड आपको जो वीडियोस हैं लेकर आऊंगी। यस आई एम टारगेटिंग गेट 2027, ठीक है। तो वो मुझे बता देना, और भी आपका कोई डाउट बच जाता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग जरूर डिस्कस कर लेंगे। सो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो, और जो भी आपका डाउट है आप मुझे बता सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए क्लासेड अपडेट सब कुछ यहाँ पर मैं लेकर आती रहती हूँ। सो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।